आज सावन पूर्णिमा है। सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का दिन है। तो मैं चंदन कुमार सबसे पहले आप सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ आज सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल यानी हमारा जो परिवार है, इस परिवार की ओर से आप सभी बहनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की और ढेर सारी बधाइयाँ। आज खुशी का दिन इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। सभी को तहे दिल से धन्यवाद इसके लिए। तो चलिए देर न करते हुए, क्योंकि समय बीतता ही जाता है और समय सबके पास रुकने वाले है नहीं, और भले ही कितने भी पवित्र त्यौहार क्यों ना हो, हमें पढ़ाई अपनी जारी रखना है। और जो भी त्यौहार है उसे धूमधाम से करना चाहिए। बहुत प्रकार के गम, बहुत प्रकार की मुसीबत सबके जीवन में आते हैं। सभी मुसीबतों को झेलते हुए आपको पढ़ाई को जारी रखना है जब तक सफलता मिल नहीं जाती है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग बात करेंगे जेटेट 2024 की, जिसमें यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक विषय है CDP, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और इसका आज मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 8 है। इससे पहले 1 से 7 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लें। तो आज हम लोग बात करेंगे 30 MCQ पर। 30 MCQ यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट है और इसमें 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आज बहुत खुशी के दिन है और बड़े ही धूमधाम का दिन है। आज अच्छे से अपना त्यौहार को मनाइए और साथ ही साथ हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए। बाकी आप अपना मेहनत जारी रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसे ईश्वर से हमें प्रार्थना है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में आते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे, पिछड़े बालक, विकलांग और मंदबुद्धि बालक, उपरोक्त सभी। मैंने आपको बुद्धि चैप्टर पढ़ाया है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाके अवश्य पढ़ें। उसी से संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न आपको आते हैं। आप देखेंगे कि जेटेड में एक टॉपिक है बुद्धि विकास। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बाल विकास, मनोविज्ञान क्या है ना। तो ये सभी आप अच्छे से कर लें, और नहीं हो पाएगा तो फिर मैं आपके साथ ये सभी टॉपिक कंप्लीट करवाने का काम करवाऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रतिभाशाली बच्चे, पिछड़े बालक, विकलांग और मंदबुद्धि के बालक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पूछा जा रहा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में कौन आते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं, और विकलांग तथा मंदबुद्धि के बालक भी क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, है ना। चलिए, छात्रों की बुद्धि, तर्क एवं निर्णय शक्तियों के अधिकाधिक प्रयोग का अवसर प्रदान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न अधिक उपयुक्त हैं? यानी उपयुक्त मतलब अधिक सटीक है, बताइए। समस्यात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न अगर दे देते हैं बच्चों को तो अधिक प्रभावित इसे हम नहीं मान सकते, लेकिन विकासात्मक प्रश्न ऐसे प्रश्न जिससे उसका विकास हो सकता है, बालक का विकास हो सकता है, बालिकाओं का विकास हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न देना है जिसमें बच्चों की ज्ञान वृद्धि हो और साथ ही साथ उसकी क्षमता का संवर्धन हो, उसका विकास हो, है ना। उसे हम लोग विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 3, कक्षा के किस अवस्था में बच्चों के समक्ष समस्यात्मक प्रश्न पूछना अधिक लाभप्रद होता है? समस्यात्मक प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन कब? कक्षा के आरंभ में, ताकि बच्चे पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नवीन ज्ञान को आत्मसात कर सके। कक्षा के अंत में, ताकि यह ज्ञात हो कि बच्चों ने जो ज्ञान सीखा उसका कितना प्रयोग करने में समर्थ है। या ए तथा बी दोनों कक्षा के मध्य में। तो ये ए तथा बी दोनों ही सटीक है ना। कक्षा के आरंभ में ताकि बच्चे पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नवीन ज्ञान को आत्मसात कर सके, और कक्षा के अंत में ताकि यह ज्ञात हो सके कि बच्चों ने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया है, सीखा है, उसका कितना प्रयोग करने में समर्थ है ना। प्रश्न संख्या 4, जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, कहाँ पर? कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, शिक्षकों का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक उससे कैसे बातचीत करेंगे, कैसे बर्ताव करेंगे उनके साथ। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा के समय अध्यापक से मिलने का सलाह देना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, कक्षा
चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चा बार बार आपसे कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब वो जिज्ञासु है, बच्चे जानना चाहता है, सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान करना चाहता है। यानी उसे हमको क्या करना है कि कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 5, स्कूली क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, नहीं पूछा गया है ना। परियोजना कार्य, बहुविकल्पीय प्रश्न, वार्तालाप कौशल और मौखिक प्रश्न। बताइए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना। इससे अच्छा होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि रचनात्मक काम अगर देते हैं तो रचनात्मक और विकासात्मक प्रश्न हो सकता है, बहुविकल्पीय आप नहीं, क्योंकि और वस्तुनिष्ठ भी नहीं हो। रचनात्मक प्रश्न दीजिए, कोई भी प्रश्न ऐसे दीजिए जिससे वो अच्छे से लिख सके, उसके संबंध में बता सके, उस विषय में कुछ कर सके, है ना। तभी क्या होगा कि वो अच्छे से इस उपागम को कर सकता है। यानी यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं होगा इसका उत्तर। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक किसी उत्तर को टिक लगा देगा तो उससे रचनात्मक कार्य किसी प्रकार से नहीं होगा। समस्यात्मक प्रश्न प्रायः किन विषयों से दिए जाते हैं? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उपरोक्त सभी। समस्यात्मक प्रश्न सभी विषय में संभावित है, गणित में भी, विज्ञान में भी, सामाजिक विज्ञान में भी, यानी उपरोक्त सभी, है ना, विकल्प डी। बहुत सुंदर। अभ्यास के नियम आप जान रहे हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था, है ना। अभ्यास के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? मौखिक अभ्यास से अधिगम सबल होता है। मानसिक सक्रियता बनाए रखने के लिए समय समय पर बच्चों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। पाठ्य वस्तु पर कक्षा में वाद विवाद होना चाहिए। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई यानी रीडिंग डिफ़िकल्टी का नहीं है? पठन गति और प्रवाह यानी रीडिंग स्पीड और फ्लुएंसी, रीडिंग स्पीड और फ्लुएंसी में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी यानी स्पेलिंग कंसिस्टेंसी में कठिनाइयाँ, या फिर वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, है ना। बहुत सुंदर। भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को रिक्त स्थान देखा जाना चाहिए। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। बताइए, किस रूप में देखा जाना चाहिए बहुभाषिकता को, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, विद्यालय जीवन में समृद्ध, विद्यालय जीवन को क्या करना है? समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। किसे? बहुभाषिकता। अपने क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं, हर एक प्रकार के लोग, यानी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भाषा को भी अपनाते हैं, लेकिन एक क्षेत्रीय भाषा विशेष की भी बात होती है। उसके बाद एक श्रेष्ठ शिक्षक में निम्न में से कौन सा गुण होता है? एक अच्छे शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए? छात्रों से प्रेम, स्नेह, शिष्ट एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, पूर्व ज्ञान को जागृत कर नवीन ज्ञान प्रदान करना, बालकों के प्रयास को जीवित रखने के लिए स्वयं कार्य करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बताइए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सभी कथन क्या है? सत्य है ना। प्रेम, स्नेह और शिष्ट व्यवहार, साथ ही साथ सहानुभूति होना चाहिए सभी शिक्षकों में, पूर्व ज्ञान को जागृत करने का नवीन ज्ञान प्रदान करना, ये भी होना चाहिए, और बालकों के प्रयास को जीवित रखने के लिए स्वयं कार्य करके सीखने का भी प्रोत्साहित करना चाहिए। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक किन परिस्थिति में सीखता है? जब बालक के सामने उद्दीपन या समस्या होती है, या लक्ष्य होता है, या तो जब बालक कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है, बालक को लगता है कि कार्य करने से संतुष्टि की प्राप्ति होगी। उपरोक्त सभी। इसका भी सही उत्तर सभी होना चाहिए, क्योंकि जब बालक के सामने उद्दीपन और समस्या होती है या लक्ष्य तभी दिखाई देता है ना, तभी लक्ष्य होता है।
साथ ही साथ जब बालक कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है और बालक को लगता है कि कार्य करने से संतुष्टि की प्राप्ति होगी। थॉर्नडाइक के अनुसार ये सभी परिस्थितियों से बच्चे सीखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12, सिखाई गई बातों को अस्थायी रूप से याद करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को दंड या पुरस्कार दें। बिल्कुल दोनों नकारात्मक चीज़ है। आप पुरस्कार दे के बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और दंड दे के भी बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। थॉर्नडाइक का यह कथन किस नियम की व्याख्या करती है? दंड, गलत कार्य कर रहा है तो आप दंड दीजिए और अच्छे काम कर रहा है तब उसे आपको पुरस्कार देना है। लेकिन थॉर्नडाइक का यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है, ये किस नियम पर आधारित है, इसको बताना है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम किनका है? थॉर्नडाइक का है। तो ये सभी हो जाएगा, है ना। बहुत सुंदर। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा क्या होते हैं? ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को तो प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है। बताइए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, विकल्प बी, ये पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये एक गलत अवधारणा बनी हुई है कि महिलाओं की अपेक्षा जितने भी पुरुष होते हैं उनकी बुद्धि, ज्ञान की क्षमता अधिक होती है, बुद्धि अधिक होता है। लेकिन आज महिलाएं भी किसी भी कामों में पीछे नहीं हैं और किसी भी पुरुष से कम नहीं है। देख रहे हैं कि हमारे भारत में आज राष्ट्रपति, यानी हमारे भारत के जो सबसे प्रथम नागरिक या तो मुख्य नागरिक हम कह सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के पद पर अगर कोई है तो वो भी महिलाएं हैं। मतलब महिलाएं को आप देखेंगे किसी भी पक्ष में कम नहीं है, किसी भी दिशा में कम नहीं है, सभी दिशाओं में काम कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं। यानी महिलाएं भी बुद्धिमान हो सकती हैं। ये एक गलत अवधारणा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह है और इसी को प्रदर्शित करता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती है। वो किसी भी क्षेत्र में आज कम नहीं है कि नहीं। चलिए आगे। एक कक्षा को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15, किस कार्य को बार बार करने से वह लंबे समय तक याद रहती है? किसी भी काम को क्या करना है, किसी कार्य को क्या करना है, बार बार करने से वो लंबे समय तक याद रहता है। आप देखेंगे अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर बार बार प्रश्नों का हल करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस सेट करेंगे और बार बार हमारे साथ अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सभी चीज़ों को अच्छे से आप याद करने की आपके पास क्षमता विकसित हो जाएगी। यह कथन किस परिस्थिति में सत्य हो सकता है? जब कार्य उपयोगी हो, जब कार्य संतोषजनक हो यानी संतोषदायक हो, ए तथा बी दोनों, जब कार्य अनुपयोगी हो। अगर कार्य अनुपयोगी होगी, जो बिना मतलब का काम रहेगा, उसको आप क्यों याद करेंगे? उसे भूलना ही सही रहता है। यानी जो कार्य हमारे लिए उपयोगी, अगर अभी आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये कार्य हमारे लिए उपयोगी है। हम दैनिक प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें, प्रतिदिन पढ़ें, प्रतिदिन बार बार याद करें, ये हमारे लिए उपयोगी है, तभी हम क्या करेंगे, जेटेट में निश्चित सफलता हासिल कर सकते हैं। जब कार्य संतोषजनक, अगर आप संतोषदायक तभी होंगे, संतोषजनक तभी आपको लगेगा जब वो आपके काम के लिए हो। अभी हम पढ़ेंगे तो वो लगेगा कि हमें पढ़ना चाहिए, यानी उसमें आपको संतुष्टि मिलेगा। यानी ए तथा बी इसका दोनों सही उत्तर। बच्चों के मनोवृत्ति के विरुद्ध अधिगम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कथन किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का है? स्पेंसर, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक, कोहलर। बताइए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक का कथन है ना। बहुत सुंदर। प्रतिभाशाली बच्चों में निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक होता है? कल्पना शक्ति, स्मरण व शक्ति, समझ शक्ति, उपरोक्त सभी। बताइए, तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18, ध्यान दीजिए। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ होती है, कितना होती है? बताना है आपको। 70, 100, 180, 190। बताइए।
तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 18 का, बताइए क्या होगा। बहुत बार ये पढ़ाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, है ना, 100। आप देखेंगे कि 25 से कम बुद्धि वाले जो होते हैं जड़ बुद्धि होते हैं या मूर्ख होते हैं। 25 से 49 महामूर्ख या मूर्ख, फिर 50 से 69 अल्प बुद्धि, 70 से 79 क्षीण बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 90 से 99 वो सामान्य, और 100 से 110 उच्च सामान्य हो जाते हैं, यानी सामान्य 100 के आसपास रखा गया। उसके बाद सामान्य तो प्रतिभाशाली बालकों बालिकाओं की बुद्धि लब्धि होती है कितना, सामान्य तो प्रतिभाशाली बालक की, तो प्रतिभाशाली यानी हम बात करते हैं कब, 140 से ऊपर, तो 140 से 40 से 100, यहाँ पर देखिए 120 से 190, इसका भी सही उत्तर विकल्प बी। बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 20, एक प्रतिभाशाली बालक निम्न में से किस क्षेत्र में श्रेष्ठ होता है, बुद्धि एवं बुद्धि उपलब्धि प्राप्तांक, सृजनात्मकता प्राप्तांक, माता पिता अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा प्रतिभाशाली होने का मनोनयन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। बहुत सुंदर। मन का मानचित्र यानी माइंड मैपिंग संबंधित है बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बालक परीक्षा में अधिक अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह जानता है कि कम अंक लाने या फेल हो जाने से माता पिता व शिक्षक से उसे सम्मान नहीं मिल पाएगा। ऐसी मनोदशा को हम किस अभिप्रेरणा की श्रेणी में रखेंगे, अनुमोदन, उपलब्धि, सत्ता, शारीरिक। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। जो अंक हासिल करेंगे वो कहीं ना कहीं उनके लिए उपलब्धि है और उसी से उनको सम्मान मिलेगा, है ना। बहुत सुंदर। किशोरावस्था में बच्चे अपने साथियों के बीच पहचान बनाने, उनका समर्थन पाने, माता पिता शिक्षकों से सम्मान पाने की प्रबल इच्छा होती है। वह इसके लिए पूरा प्रयास करता है। इस मनोदशा को आप क्या कहेंगे, शारीरिक अभिप्रेरणा, अनुमोदन अभिप्रेरणा, संबंधन अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये संबंधन। तभी संबंधन हो पाएगा, तभी संबंध बन पाएगा अच्छे से, जब वो अच्छे कार्यों को करेंगे, वो अच्छे कार्यों को करने की इच्छा रखते हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। बहुत सुंदर। छात्र पाठ्य वस्तु को सीखने के लिए चिंता करने लगते हैं। किस स्तर की चिंता अधिगम को सर्वोच्च बनाती है, चिंता का न्यूनतम स्तर, चिंता का संतुलित स्तर, चिंता का अधिकतम स्तर, चिंता अधिगम को अवरुद्ध करती है। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंता का संतुलित स्तर, क्योंकि पूछा जा रहा है छात्र पाठ्य वस्तु को सीखने के लिए चिंता करने लगते हैं। किस स्तर की चिंता अधिगम को सर्वोच्च बनाती है, तो चिंता का संतुलित स्तर ही क्या करती है, सर्वोच्च बनाती है। एक शिक्षक को श्यामपट्ट पर कार्य करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। चित्रों को रंगीन चौक से बनाना चाहिए, श्यामपट्ट की ओर मुंह करके नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप श्यामपट्ट की तरफ कैसे मुंह करके बोलेंगे। बच्चों को समझाना है, श्यामपट्ट पर लिखिए और फिर बच्चों से बातचीत कीजिए, है ना। फिर चित्रों को रंगीन चौक से बनाने से आकर्षित होता है और लिखे जाने वाले अक्षर सुंदर, स्पष्ट, इतने बड़े होने चाहिए कि अंतिम बेंच पे बैठा हुआ बच्चा भी सहजता से अक्षरों को पढ़ सके, जो कि हम लोग TLM में ये पढ़ चुके हैं ना। ऐसे होना चाहिए आपके श्यामपट्ट कौशल, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। बालकों के मन और शरीर को सचेत एवं सावधान रखने के लिए उन्हें सीधे बैठने और पुस्तक को ठीक से देखकर पढ़ने के लिए कहा जाता है। कक्षा में बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए शिक्षक क्रियात्मक मुद्रा में होते हैं, अर्थात वे बैठकर नहीं बल्कि खड़ा होकर पढ़ाते हैं। श्यामपट्ट पर आवश्यकतानुसार रंगीन चौक से चित्र बनाने पर बच्चे अधिक ध्यान व रुचि व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही है, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी कथन सत्य है। कक्षा में बालक के ध्यान को केंद्रित करने
के लिए शिक्षकों को करना चाहिए। कक्षा में शांतिपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। बिल्कुल विषय वस्तु की पूर्व तैयारी कर लेना चाहिए ताकि बच्चे ठीक ढंग से क्या कर सकें, समझ सकें। और शिक्षण में खेल विधि, क्रिया विधि, निरीक्षण विधि एवं प्रयोगात्मक विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। यहाँ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। छात्रों को नवीन ज्ञान देने से पहले मानसिक रूप से क्या करना चाहिए? तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा है ज्ञान को स्थानांतरण अधिगम को घटाती है। प्रयत्न और भूल सिद्धांत द्वारा व्यक्ति ऐसे विकल्पों का चयन करता है जिससे समस्या समाधान हो जाए। और ऑप्शन डी है कोई नई समस्या आने पर व्यक्ति पूर्व की इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। बताइए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ज्ञान का स्थानांतरण अधिगम को क्या करती है? घटाती है। आप ज्ञान ज़्यादा परिवर्तन करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे तो धीरे धीरे अधिगम आपको कम करना होगा। इसलिए बार बार पढ़ते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए, है कि नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा में किस अनुशासन को सकारात्मक माना जाता है, यानी पॉजिटिव माना जाता है? स्व अनुशासन, स्वतंत्र अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। स्व अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन, स्वतंत्र अनुशासन है ना, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, और सामाजिक अनुशासन, सोशल डिसिप्लिन, ये सभी होना चाहिए। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा हेतु प्रयोजनवादी किसे छात्रों के मित्र, निर्देशक व परामर्शदात्री मानते हैं, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा हेतु यानी बाल केंद्रित शिक्षा के लिए प्रयोजनवादी किसे छात्रों के मित्र, छात्र का दोस्त, मित्र, निर्देशक, निर्देश देने वाले, और परामर्शदात्री समय समय पर परामर्श देने वाले, अध्यापक को, माता को, पिता को, स्कूल से निरीक्षक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं तो अध्यापक को एक मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, निर्देशक जैसा, और परामर्श भी समय समय पर देना चाहिए, है ना। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए। आप भी एक शिक्षक हैं, आपको भी इस प्रकार के अपने आप को ढालना चाहिए। बच्चे को जहाँ आप पढ़ाएंगे वहाँ आप मित्र जैसा व्यवहार करें, संवेदनशील बने, बच्चों की भावनाओं को समझे और उनकी विविधताओं को समझिए, इंडिविजुअल डिफरेंट को समझिए। और इसी प्रकार आज हम लोग 30 MCQ यहीं पर समाप्त कर चुके हैं। किसका? CDP का। आज हमारे लिए खास दिन है, हमारे परिवार के लिए, सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि आज हम लोग के 1000 यानी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके। इसी से पता चलता है कि आप लोग हमें कितना प्रेम देते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना प्यार देते हैं। इसी से हम सभी को क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। इसलिए आप सभी के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से इस प्रकार के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आपको पुनः हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का दिन आपके लिए मंगलमय हो और आज आप सभी भाई बहन खुशी से अपना जीवन बिताएं और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको सफलता मिले, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई अपनी जारी रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।